हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि अभी चैप्टर हम लोग ने कुछ दिन पहले कंप्लीट किया था। उसके हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी के हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का नहीं देखा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायो में और सबसे लेंथी चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर आपने अभी तक वो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो पहले आप जाके एक्सप्लेनेशन देखो, उसके बाद आके ये नोट्स जो मैंने ये जो बनाए हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं, वो आप इसको अच्छे से समझो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे हार्डवर्क को रिस्पॉन्स दो। ठीक है, मेरे हार्डवर्क जो भी मेहनत मैं कर रही हूँ उसका वेस्ट मत जाने दो। मेरी वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो, और मुझे कमेंट सेशन में बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। अगर किसी को डाउट हो तो भी वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। आई होप कि सबको न्यूक्लियोटाइड्स एंड साइड में मतलब पता होगा। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है जो हमारा शुगर, फॉस्फेट और किससे नाइट्रोजन बेसिड से मिलकर एक वो बनता है डीएनए, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड, सॉरी न्यूक्लियोटाइड। और जो सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसको अगर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप पहले मैंने जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो देखो जाके। ओके, तो देखो ये हमारे पास इन्होंने ये हम लोग को ये दे रखे हैं। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं और कौन से न्यूक्लियोसाइड है। जिसने मेरे क्वेश्चन मतलब कि जो वीडियोज़ मैंने अपलोड किए उसने देखा होगा, तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया है, तो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, यूरैक्सिल, साइटोकिन एंड थाइमीन। ठीक है, ये होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस जो हमारे डीएनए के सेगमेंट पे, ये जो हमारे ऐसे होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, वहाँ पे ऐसे करके बने होते हैं। अब जो बाकी की बची हैं वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे लेक्चर्स को देखो। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ 20% ऑफ साइटोकाइनिन साइटोसाइन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन डीएनए। अब हमें क्या बताना है, हमें एडेनिन की परसेंटेज बतानी है कि कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, जो हमने अपने रूल्स पढ़े थे अपने लेक्चर्स में, उसके हिसाब से हमने देखा था कि जो एडेनिन होता है वो किसके इक्वल होता है, थाइमीन के, और जो नीन होता है वो किसके इक्वल होता है, साइटोसाइन के। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ है तो आप देख सकते हो कि 20% क्या है हमारा, साइटोसाइनिन प्रेजेंट है, और हमें एडेनिन निकालना है। एडेनिन निकालना है तो वो आप देखो कि कैसे, ये कितना होगा हमारा 2020। देखो मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट आपको इसका जो रूल्स मैंने अपने लेक्चर्स में बताए हैं आप उसको भी डीपली समझने के लिए उसमें भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो, द अकॉर्डिंग टू द लॉ इट वुड बी हैव 20% ऑफ ग्वाइनिन, 10% ऑफ G+C कंटेंट 40%। ठीक है, अब देखो 20% क्या होगा, 20% ये 20% हमारा ये रहेगा, 20% हमारा ये रहेगा, दोनों को मिक्सअप करके क्या हो जाएगा, 20 40% हो जाएगा, 40% हो जाएगा। बाकी कितना होगा हमारा, द रिमेनिंग 60% रिप्रेजेंट दी A+T। ठीक है, जो हमारा जो 60% बचा है, जब ये 40% को शो कर रहा है तो हमारा जो A और T बचा है वो हमारा किसको शो कर रहा होगा, 60% को। और इसमें से जैसे 60% हमें गिवन है तो हमें क्या ये इसकी वैल्यू निकालनी है एडेनिन की, तो इसका कितना परसेंट हमें गिवन है, 20, तो हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30% आएगा। तो एडेनिन की जो डीएनए में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 30%। ठीक है,
एडेनिन मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं 30%। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। आप मुझे कमेंट सेशन में जल्दी से बताना, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज, ठीक है। देखो एक हमारा डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एक तो 5' और ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। तो हमें इसमें एक डीएनए स्ट्रैंड की वैल्यू दे रखी है, ये है, ठीक है। अब नाउ हमें इनको ये बताना है कि अगर हम इसके रेसिडेंट को राइट डाउन दी सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5' दैट इज इधर 3' डायरेक्शन, ठीक है। अब हमें इस डायरेक्शन में बताना है कि हमारा स्ट्रैंड क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो मैंने पूरा क्वेश्चन नोट आउट कर दिया है, ठीक है। ये मैंने बाकी सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैंने उसके 5 पार्ट्स अपलोड किए हैं, ठीक है, बहुत ही मेहनत से। और वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो, द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड 5' to 3' डायरेक्शन विल बी, ठीक है। अब हम ये जो हमारे पास स्ट्रैंड है, हम इस चीज़ को क्या कर देंगे, देखो कुछ नहीं चेंज है, ये 3' इधर आ गया, 5 इधर आ गया। तो डीएनए स्ट्रक्चर में आप देखते हो क्या इधर से इधर होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि क्या हो जाएगी, यही चीज़ हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसका हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। टी यहाँ पे आ गया, फिर ए, और हमारी जो पेयरिंग कोडिंग होती है वो 3 उसके नाइट्रोजनस बेसिस से ज़्यादा नहीं लेते, उसके बाद फिर रिपीटिव करते हैं ना, वही चीज़ इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को ही यहाँ पे उल्टा लिख देंगे। अब बट हमसे पूछा क्या क्या कि हमें इस डायरेक्शन में बताना है, तो हमने पहला स्टेप तो कंप्लीट कर लिया, हमने इस डायरेक्शन से लेके इस डायरेक्शन तक निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो डायरेक्शन निकले ना, बस इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। हमने ये जो उल्टा करके निकाला था, पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन था हमने उसको उल्टा किया, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था हमने उसको उल्टा किया, फिर जो हमने अपने पास से जो स्टैंड न्यू स्टैंड बनाया है, ठीक है, फिर हम उसको उल्टा कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो उल्टा करने वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मेरी लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए हैं उसको देखो, ठीक है। तो आई होप थर्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो आपको, तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपका सेशन अच्छा लग रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और किसी चैप्टर के आपको जल्दी क्वेश्चन आंसर अपलोडिंग चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट सेशन में बोल सकते हो, मैं उस चैप्टर के जल्दी से अपलोड कर दूँगी आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है ना। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ ए कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जिसको पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर किसी को नहीं पता है वो मेरे लेक्चर्स देखो उसके बाद बेटा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो क्वेश्चन टफ भी होगा तो भी आप कर दोगे, अगर कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। रिटन एज, ये हमारा देखो ये स्टैंड उनकी वैल्यू उन्होंने दी है ट्रांसक्रिप्शन की। अब इन्होंने क्या है, राइट डाउन दी सीक्वेंस ऑफ mRNA, एंड अगर mRNA का आपका क्या लिखना है, सीक्वेंस लिखा है, बट किसका सीक्वेंस लिखना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि mRNA क्या होता है, मैसेंजर RNA, इसको हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर RNA, और ये क्या है, एक टाइप है RNA का, ठीक है। तो पहले में हमने पूरा क्वेश्चन उतार दिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, फिर हमने क्या लिखा देखो, देन द टेम्पलेट स्टैंड इन 3' to 5' डायरेक्शन वुड बी, ठीक है। देखो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इसके अकॉर्डिंग हमारा वही चीज़ हमने सेम क्वेश्चन जो अभी हमने थर्ड में किया वही फोर्थ में कर देंगे, ठीक है। इट इज़ नोन दैट द सीक्वेंस ऑफ mRNA इज सेम एज द कोटिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA, हाउएवर इन RNA थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरैक्सिल, हेंस द सीक्वेंस ऑफ mRNA विल बी। देखो आपको पता हो कि एडेनिन दोनों में प्रेजेंट होता है, साइटोसाइन दोनों में प्रेजेंट होता है, गाइनिन दोनों में प्रेजेंट होता है, बट इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है, इसमें यूरैक्सिल प्रेजेंट
होता है, ठीक है। अगर देखो, अगर हम इसको DNA में ही पूछते तो जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन किया था वैसे ही कर देते हम, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, RNA में पूछ रहा है, और RNA में थायमीन नहीं होता है, यूरेक्सिल होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस वजह से हम जो थायमीन है उसकी जगह यूरेक्सिल करके अपना यूरेक्सिल को जो नाइट्रोजनस बेस है उसको रखेंगे और फिर अपना सीक्वेंस बना देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और आपको पता चल गया होगा कि RNA क्यों होता है ज़्यादा रिएक्टिव, किस नाइट्रोजनस बेस की प्रेजेंस की वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू DNA, ठीक है। बट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि DNA और RNA में ऐसा कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, DNA स्टेबल होता है, और क्यों स्टेबल होता है, या फिर RNA स्टेबल होता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू DNA, कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं देखती हूँ कि आप लोग सही बताते हो या नहीं बताते, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम और पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ हम करने जा रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। विच प्रॉपर्टी ऑफ DNA हेक्सेल लेड वेस्टर्न एंड क्रिक टू हाइपोथेसिस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रिपल्शन रेप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख तो दिया है, ठीक है। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है ताकि आप लोग को कहीं भी दूसरी जगह दूसरे चैनल पे ना जाना पड़े, कहीं दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े, जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े कि अब इसमें आंसर नहीं मिला। नहीं, मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है, ठीक है, आप खुद रीड कर लो। बट हाँ, मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ, इसलिए एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये वेस्टर्न क्रिक मॉडल और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और DNA को जेनेटिक मटेरियल एज अ जेनेटिक मटेरियल क्यों रखा गया, ये सारे एक्सपेरिमेंट, सारी स्टोरीज़ जो है ना वो मैं अपने लेक्चर्स में अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए मैं वो बार बार चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन में समझना है तो आप क्या करो, आप मेरे लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स पूरे मत देखो, बट मैंने जिस पार्ट में वो चीज़ बताई है वो पार्ट देखो जाके। बाकी मैं सारे लेक्चर्स की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको, बट आप सिर्फ ऐसे रीड कर लो, ठीक है। जो मैंने लिखा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, बट इसकी जो स्टोरी थी वो मैंने कुछ ज़्यादा, इसकी स्टोरी जो है वो थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए मैंने अपने जो लेक्चर्स लिए थे उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आई होप वहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँगी तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन आप मेरे लेक्चर्स में देखना, बाकी ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ठीक है। नाउ हम सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ टेम्पलेट DNA और RNA एंड द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस फ्रॉम इच DNA और RNA लिस्ट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड बताने हैं, पॉलीमर्स मतलब टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स, ठीक है, हमें ये चीज़ बतानी है, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स, एक क्या दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स हैं, एक DNA है और एक, मतलब दोनों DNA है, बट एक जो डिपेंडेंट DNA पॉलीमर्स है, एक क्या है जो RNA पॉलीमर्स है, ठीक है। जो एक RNA पे डिपेंडेंट पॉलीमर्स है, एक DNA पे डिपेंडेंट पॉलीमर्स है, ठीक है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, जो अपना रियल क्वेश्चन है, जो मतलब जो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, वो क्या है वो हम बताते हैं। दैट DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमर्स यूज्ड एज DNA टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइजिंग अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA, ठीक है। एक DNA डिपेंडेंट टेम्पलेट पॉलीमर्स को ही हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर टेम्पलेट सिंथेसाइजिंग, ठीक है। एक DNA का जो न्यू स्ट्रैंड बनता है, इसकी वर्किंग मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है कि एक न्यू स्ट्रैंड और स्ट्रैंड ऑफ DNA कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेसेस से बनता है, RNA ज़्यादा यूज़ होता है, DNA ज़्यादा यूज़ होता है, वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है अपने वीडियोस में, ठीक है। तो वेरेज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमर्स यूज ए DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर सिंथेसाइजिंग RNA, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, जो DNA डिपेंडेंट पॉलीमर्स होंगे वो DNA को यूज़ करेंगे एक न्यू एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइजिंग फॉर ए न्यू स्ट्रैंड, एक न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA बनाने के लिए वो DNA को यूज़ करेंगे, DNA टेम्पलेट को यूज़ करेंगे। बट इसमें जो डिपेंडेंट ऑफ RNA होगा उसमें क्या होगा, वो DNA को यूज़ करेंगे, DNA के टेम्पलेट्स को, मतलब DNA को यूज़ करें, DNA के पॉलीमर्स को यूज़ करेंगे, पर किसके लिए, RNA का क्या करने के लिए, RNA का
टैम्पलेट्स मतलब कि एक न्यू वो सिंथेसाइजिंग टैम्पलेट बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो वो ये चीज़ RNA में यूज़ होती है, ये चीज़ DNA में होती है। तो आई होप जिसका जो मेन डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यही 2 टाइप के एसिड, न्यूक्लिक एसिड हमें मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने 6th क्वेश्चन तक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट वगैरह हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बाकी कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप उसके लिए मेरा जो लेक्चर्स हैं उसके पार्ट्स भी जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी 5th क्वेश्चन तो ज़रूर आप जाके देखो, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी मैंने एक एग्जांपल लेके अच्छे से डिस्क्राइब किया है, पूरा बताया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम अपने इसी 6th क्वेश्चन से लेके कंटिन्यू करेंगे। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ओके।